Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. And you can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India voting against Russia in United Nations Security Council. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले briefly रिवाइज कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आई नो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होगा, येट फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है उनके लिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ यूएनएससी. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसके अंदर बस 15 ही कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर ओनली 15 मेंबर्स टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आउट ऑफ दोज 15, 5 आर नोन एज परमानेंट मेंबर्स और 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स. जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना. तो ये हमेशा इनके मेंबरशिप बनी रहती है, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करके भेजा जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 years. कोई भी फैसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के बेसिस पे होता है और जो वोटिंग होती है उसमें कम से कम 9 कंट्रीज़ को किसी भी रिजोल्यूशन को सपोर्ट करना होता है आउट ऑफ दीज 15 फॉर दैट रिजोल्यूशन टू बी एक्सेप्टेड. लेकिन ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं दे हैव वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब है कि अगर उन्होंने किसी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो रिजोल्यूशन इन जनरल एक्सेप्ट नहीं होता है. सो दिस इज़ द वीटो पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स. तो अभी 10 तो परमानेंट मेंबर्स हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अभी के टाइम में 2021 जनवरी से लेकर के 2023 दिसंबर तक इंडिया इज़ एंजॉइंग द परमानेंट. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर. तो फंक्शंस ऑफ एंड पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो ज़रा देखते हैं. तो इट इन्वेस्टिगेट्स एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन. तो कोई भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो ऐसे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में क्या इशू है उसको इन्वेस्टिगेट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इट कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस टू स्टॉप अग्रेशन एंड इट कैन टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर कंट्री. सरल भाषा में कहें तो पूरे दुनिया भर में अगर कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी खतरे में हो तो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और फिर पता करने की कोशिश करता है कि अग्रेसर कंट्री यानी कि पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाला कंट्री है कौन, और उस अग्रेसर कंट्री के खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस ही है टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और ये जो पर्पस है यूनाइटेड नेशन का वो फुलफ़िल होता है थ्रू इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. दैट इज़ वाई समटाइम्स इट इज़ सेड UN इज़ UNSC एंड UNSC इज़ UN, क्योंकि UN का जो मेन काम है वो यही तो ऑर्गन फुलफिल कर रहा है, बाकी सारे काम तो सेकेंडरी हैं. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं, करंट मुद्दे पे आ जाते हैं. 24 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सेशन बुलाया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ रसिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, कि आखिर वहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है. तो इस बात को समझने के लिए फिर एक प्रपोजल दिया गया कि क्यों ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को एड्रेस करने का मौका दिया जाए टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कंट्रीज़ को कि आखिर यूक्रेन में और रसिया यूक्रेन वॉर में चल क्या रहा है. तो इस प्रपोजल को रसिया के एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन वैसिली ए नेबेंजिया, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रपोजल को दैट इज़ टू अलाउ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू एड्रेस अ वीडियो कॉन्फ्रेंस टू द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इस प्रपोजल को फिर रसियन एम्बेसडर ने होल्ड करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी ए प्रोसीजरल वोट अपॉन दिस, इस पर वोटिंग होनी चाहिए कि
जेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए ध्यान से समझिए, रसिया के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन पे, उनका ऑब्जेक्शन ये नहीं था कि जेलेंस्की शुड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ही शुड नॉट अटेंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ही शुड बी अलाउड टू अटेंड the session of United Nations Security Council in person to explain the ground realities of Russia-Ukraine war। उनको पता है कि जब वहाँ लड़ाई चल रही है रसिया यूक्रेन के बीच में, तो वैसे हालात में जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके बाहर निकलेंगे नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन पर्सन अटेंडेंस करेंगे नहीं। तो इस तरीके से टेली कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस होने से रोक दिया गया, तो इफेक्टिवली उनका प्रेजेंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रोक दिया जाएगा, क्योंकि इन पर्सन उनका आना संभव नहीं होगा गिवन द कंडीशंस। अब जो भी हो, मुद्दा यह है कि प्रपोजल दिया गया कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको अलाउ किया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से बातचीत करने को, और रसिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। फिर इस मामले पे वोटिंग हुई, प्रोसीजरल वोटिंग हुई। रसिया का ये जो प्रपोजल था कि अब प्रोसीजरल वोटिंग शुड बी हेल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, कि जेलेंस्की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रोसीजरल वोटिंग में 13 कंट्रीज आउट ऑफ 15 voted in the favor of the idea that Zelensky should address the United Nations Security Council via a video conference। मतलब 13 देशों ने रसिया के खिलाफ वोट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड दिस आइडिया कि व्लादिमीर जेलेंस्की शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट through a video conference। Out of this 15, of course, Russia voted against this and China decided to abstain from this voting। तो अब इस पूरे मुद्दे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहली बार इन लास्ट 5 to 6 months, जब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 से, तब से लेकर के पहली बार इंडिया ने किसी भी ऐसे रिजोल्यूशन पे रसिया के खिलाफ वोट किया है जो रसिया यूक्रेन के मुद्दे पे है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तब से लेकर के अब तक लास्ट 5-6 महीने में कई सारे रिजोल्यूशंस लाए गए और इंडिया ने ज़्यादातर रिजोल्यूशंस में एब्सटेन किया है, वोट नहीं किया है। लेकिन पहली बार भारत ने कोई भी ऐसे रिजोल्यूशन में वोट किया है, एंड दैट टू इट हैज़ वोटेड अगेंस्ट रसिया। दैट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी तक इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम सच रिजोल्यूशंस ऑन यूक्रेन। तो जैसे ही ये प्रोसीजरल वोट डिफीट हो गया, तो फैसला हो गया कि नाउ व्लादिमीर जेलेंस्की विल एड्रेस द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सून आफ्टर जेलेंस्की एड्रेस्ड मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाया अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि रसिया इज सोलली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर द क्राइम्स और वॉर क्राइम्स गोइंग ऑन इन यूक्रेन। कई सारे मसाकर, सिविलियन पॉपुलेशन की किलिंग कर रहे हैं रसियन सोल्जर्स, ऐसा उन्होंने बताया। बूचा मसाकर हमने देखा था कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में कि कैसे बूचा में कई सारे सिविलियंस को रसियन फोर्सेस ने मार दिया है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि इफ़ मॉस्को इज़ नॉट स्टॉप्ड नाउ देन ऑल द रसियन मर्डरर्स विल इनएविटेबली एंड अप इन अदर कंट्रीज। मतलब आज रसिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, कल अगर आपके ऊपर भी अटैक करेगा, तो इसको आज ही रोकना जरूरी है। दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ हिज स्पीच टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब इस पूरे मुद्दे में इम्पॉर्टेंट बस यही है कि क्या इंडिया एंटी रसिया स्टैंड लेने लगा है, क्या इंडिया धीरे धीरे रसिया से दूर जाने लगा है। दैट इज़ अ क्वेश्चन। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर आप देखिए तो मुद्दा यह है कि इंडिया ने रसिया के खिलाफ वोट किया है। वो बात अलग है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब ने काफ़ी डिप्लोमेटिकली जवाब देते हुए कहा कि वी हैव नॉट वोटेड अगेंस्ट एनी बॉडी। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि वी हैव जस्ट अलाउड और वोटेड टू अ प्रपोजल टू अलाउ व्लादिमीर जेलेंस्की टू स्पीक वर्चुअली। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वर्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत कर रहे थे। दिस वाज द थर्ड ओकेजन when he spoke virtually at the United Nations and we supported that idea। So we did not vote against Russia, we just voted the idea to allow Vladimir Zelensky to interact with United Nations Security Council via video conference। तो अब ये जो भी कहें, लेकिन डिप्लोमेटिकली ये बात मानी जा रही है कि इंडिया वोटेड अगेंस्ट रसिया। और
वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कुछ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने कहा कि टेक्निकली इट कैन बी एक्सेप्टेड एज इंडिया वोटिंग अगेंस्ट रसिया। तो अब इसका क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है बिहाइंड इंडियाज़ मूव? आखिर ये जो इंडिया ने हाल फिलहाल में रसिया के रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? चाइना की तरह हम भी एब्सटेन कर सकते थे, जैसे अभी तक हमने तमाम रेजोल्यूशंस पे एब्सटेन किया है, इस प्रोसीजरल वोट पे भी एब्सटेन कर सकते थे, बट वी डिड नॉट एब्सटेन, वी डिसाइडेड टू वोट। इसका एक्सप्लेनेशन 3 मेन एरियाज या मेन तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया हमेशा से अपनी ऑटोनॉमी को मैनिफेस्ट करता रहा है कि हम अपने फैसले लेने में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और हमें कोई भी तीसरा देश डायरेक्ट नहीं कर सकता या मैनिपुलेट नहीं कर सकता हमारे फैसले लेने के लिए। तो हम अपनी ऑटोनॉमी को पूरी तरह से उसमें बिलीव करते हैं एंड वी कैन नॉट टेक वन साइडेड स्टैंड। तो अभी तक हम लोग प्रो रसिया एक्शंस लेते जा रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी तक जिस तरह की भी हमारी वोटिंग हुई है, इट शोड दैट इंडिया इज़ शोइंग सम रसिया टिल्ट, रसिया के फेवर में हम एक्शंस दिखा रहे थे। तो अपेरेंटली इस बार हमने रसिया के खिलाफ वोट करके दिखा दिया कि हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में किसी भी तरह की कोई कंपल्सन नहीं है, कोई भी देश हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। सो दिस पर्टिकुलर एक्शन एक तरीके का बैलेंस्ड अप्रोच है, नुआंस्ड अप्रोच है टू गिव अ मैसेज टू ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस, रसिया, चाइना दैट इंडिया कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज आर नॉट गाइडेड बाई एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल कंपल्सन्स। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। रसियाज इन्फ्लुएंस इज़ वेनिंग। ये जो वॉर शुरू किया रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ, दैट इज़ कंसिडर टू बी एन असिमेट्रिक वॉर। एक मजबूत और कमज़ोर देश के बीच का वॉर है ये रसिया यूक्रेन वॉर, और ये वॉर पिछले 6 महीने से चल रहा है, एक बैलेंस में है। यूक्रेन हैज़ टिल नाउ नॉट गिवन अप। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो स्ट्रैटेजिस्ट्स का मानना था कि 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रसिया ने ये वॉर अभी तक 6 महीने में भी नहीं ख़त्म कर पाए हैं। एंड दिस इज़ हाउ दिस वॉर इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए डिफीट ऑफ रसिया। अगर आपने शुरू किया है तो आप इसको ख़त्म भी करना चाहिए। अगर आप इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो टेक्निकली इट इज़ योर डिफीट। तो कहीं ना कहीं रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस रसिया यूक्रेन वॉर। डिप्लोमेटिकली भी रसिया चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है। आप इस पर्टिकुलर केस में भी देख सकते हैं कि 15 में से 13 कंट्रीज़ ने रसिया के खिलाफ वोट किया एक्सेप्ट चाइना। तो कहीं ना कहीं रसिया के इन्फ्लुएंस, गिरते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए भारत ने भी अपना पोजीशन, जो पहले रसिया के फेवर में हुआ करता था या रसिया टिल्ट हुआ करता था, वहाँ से अपने पोजीशन को थोड़ा बैलेंस करते हुए मिडिल पाथ पे लाया है। सो ये एक रियलिस्ट अप्रोच हो सकता है, एक इंटेलिजेंट अप्रोच हो सकता है कि अपने स्टैंड्स को धीरे धीरे बदला जाए। तो पूरी तरह से रसिया स्टैंड लेने से अब फ़ायदा नहीं है क्योंकि रसिया का इन्फ्लुएंस परहैप्स इज़ waning away. The next article is about co-branded Ayushman cards, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो आयुष्मान कार्ड्स से रिलेटेड ये स्कीम को समझने से पहले लेट अस रिवाइज आयुष्मान भारत स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018। इसका मेनली 2 कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, तो पूरे देश भर में कम से कम 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जैसे कि फीवर, डायबिटीज़ या डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको कहीं कहीं जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक भी कहते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स जहाँ पे बेसिक हेल्थ प्रोफेशनल्स बैठे होंगे जो हमें जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें मदद करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा इसका कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, उसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा पर ईयर। इसमें लगभग 10 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। जो बेनिफिशियरी फैमिलीज़ हैं दे हैव बीन सेलेक्टेड अंडर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। तो 5 लाख तक का जो हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है उसमें पूरा का पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होगा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट आर इम्पैनल्ड विद गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच इज़ सब कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, इसके अंतर्गत बेनिफिट उठाने के लिए हर एक बेनिफिशियरी फैमिली का एक आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिस आयुष्मान कार्ड पे उनके डिटेल्स मेंशन किए होंगे।
ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। तो इस तरह का आयुष्मान कार्ड बनना है सबका। तो जो 10 करोड़ परिवार हैं उन सब का इस तरह का आयुष्मान कार्ड बना है ताकि उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये पूरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज मिल रहा है 5 लाख तक का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर भारत सरकार ने एक और एजेंसी बना दी जिसका नाम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इट विल बी एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विथ फुल फंक्शनल ऑटोनॉमी। It is headed by a chief executive officer which is an officer of the rank of secretary to the government of India। तो करंट न्यूज इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। आई होप अभी तक आपको बातें समझ आ रही हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 2 कंपोनेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान कार्ड बनता है और ये जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है या एक अथॉरिटी है। करंट न्यूज इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से रिलेटेड है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में 2 मेजर बदलाव लाए हैं। पहला बदलाव है रिगार्डिंग को ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड्स एंड सेकेंड इज अबाउट इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो क्या है ये को ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड्स, वो ज़रा देखिए आयुष्मान भारत स्कीम तो भारत सरकार चला ही रही है, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज है। उसके अलावा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रही है। फॉर एग्जांपल आप देखिए असम सरकार चला रही है अटल अमृत अभियान। तो अब आगे से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है कि जिनका भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड में ही जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अगर वहाँ की सरकार स्टेट लेवल पे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रही है तो एक ही कार्ड के अंदर दोनों ही स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, दोनों स्कीम से रिलेटेड ब्रांडिंग कर दी जाएगी और इसी को नाम दिया जा रहा है को ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड। तो आगे से जैसे ऐसे आयुष्मान कार्ड बनेगा आसाम में, तो हमारे यहाँ पे तो अटल अमृत अभियान भी स्कीम चल रहा है आसाम सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आयुष्मान कार्ड के साथ साथ अटल अमृत अभियान का भी इस पर लोगो रहेगा और इसी कार्ड की मदद से हमें दोनों ही स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब सरल भाषा में कहें तो अटल अमृत अभियान का कार्ड अलग से और आयुष्मान भारत कार्ड अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर द 2 सेपरेट कार्ड्स वेर मेड बट नाउ ए को ब्रांडेड कार्ड विल बी क्रिएटेड, जिसमें इस आयुष्मान कार्ड में ही अटल अमृत अभियान का भी ऐसे लोगो रहेगा और इसी एक कार्ड से दोनों ही स्कीम के बेनिफिट मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर आसाम। ऐसे ही अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ की स्कीम के साथ साथ आयुष्मान भारत स्कीम का को ब्रांडिंग कर दिया जाएगा ऑन दिस आयुष्मान भारत कार्ड। तो जब अटल अमृत अभियान की बात चल ही रही है तो इसको ब्रीफली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। आसाम सरकार इसको लेकर के आई विथ अ गोल ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस अप टू ₹2 लाख। इसमें भी अटल अमृत अभियान की तरह इसमें भी आयुष्मान भारत स्कीम की तरह कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम में याद रखिए 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज था, यहाँ पे 2 लाख तक का हेल्थ कवरेज है। इसमें टोटल 6 डिजीज़ ग्रुप्स को कवर किया जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, किडनी, नियोनेटल रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड बर्न। तो 6 टाइप्स के डिजीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल 437 डिजीज़ को इस आयुष्मान अटल अमृत अभियान स्कीम में कवर किया जाएगा। तो अटल अमृत अभियान के अंतर्गत कौन कौन से बेनिफिशियरीज़ हैं ज़रा उनको भी देख लेते हैं। तो ऑल द BPL फैमिलीज इन द स्टेट विथ इनकम ऑफ रुपीज़ लेस दैन 1.2 lakhs पर एनम विल गेट फ्री हेल्थ केयर अंडर द स्कीम। तो जिनकी भी इनकम, जिन परिवार की इनकम 1.2 लाख पर एनम से कम है, सारे BPL फैमिलीज़, उनको इस अटल अमृत अभियान के अंतर्गत कवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि जिनकी इनकम 1.2 लाख से लेकर के 5 लाख तक की है पर एनम, उनको भी अटल अमृत अभियान स्कीम में कवर किया जाएगा, लेकिन उनको 100 रुपये पर ईयर पर मेंबर ऑफ द फैमिली एक प्रीमियम देना होगा। सो आई होप अभी तक आपको बातें समझ आ रही हैं।
आयुष्मान भारत कार्ड में हमारे स्टेट में अब अटल अमृत अभियान की भी को ब्रांडिंग होगी। अटल अमृत अभियान में कुछ बेसिक बातें हैं। 5 लाख तक का इनकम, 5 लाख तक के जिनके परिवारों की इनकम है उसको कवर किया जाएगा, लेकिन 1.2 लाख तक जिन परिवारों का इनकम है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1.2 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जिनका इनकम है उनको कुछ नॉमिनल फीस देना होगा। अब दूसरा जो इनिशिएटिव लेकर के आई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वो है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर्स। तो पहले आयुष्मान भारत स्कीम में मेंशन किया हुआ था फैमिली, कि पर फैमिली 5 लाख तक का कवरेज है। तो फैमिली में तो फिर ट्रांसजेंडर्स आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारे देश में ये होता है मैन एंड वाइफ, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स कवर नहीं हो पा रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने स्पेसिफिकली अनाउंस किया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स विल आल्सो बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम एंड विल बी गिवन ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख लाइक एनी अदर पर्सन। और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, दैट विल आल्सो कवर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज। तो ये अगर सेक्स चेंज करा करके मेल या फीमेल बनना चाहते हैं तो वो सर्जरी भी इंक्लूड होगी फॉर देम अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो उसमें भी उनका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। जो हेल्थ कार्ड बनेगा ट्रांसजेंडर्स के लिए, दैट विल बी नॉट created for a family, that will be created individually. मतलब the health card issued to the trans persons will not cover their family members, and more hospitals will be impaneled to provide sex reassignment surgeries. The scheme will cover all transgender persons to receive such benefit. हमारे देश में लगभग 4.8 लाख ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत लाए गए नए बदलाव का। तो आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.8 लाख ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए हाल फिलहाल में ये इनिशिएटिव लाया गया है आयुष्मान भारत स्कीम में। अगर कोई भी सवाल ट्रांसजेंडर्स पे आता है तो उसके अलावा आपको एक बात और जाननी चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि उनको इस स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पेगासस रो या पेगासस कंट्रोवर्सी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या है पेगासस। इट्स ए स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब है कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में चोरी छुपे घुस जाए और हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का डेटा चुरा करके किसी थर्ड पार्टी को वो ट्रांसफ़र करता रहे विदाउट आवर नॉलेज। इसको हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर। तो ये पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको इजराइल की एक सर्विलेंस कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप उसने बनाया है। ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस में घुस जाता है एंड देन इट शेयर्स आवर इंफॉर्मेशन दैट इज़ इन आवर कंप्यूटर और लैपटॉप टू ए थर्ड पार्टी विदाउट आवर कंसेंट। हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे इंफॉर्मेशन शेयर होने लगेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ जीरो क्लिक अटैक स्पाईवेयर। जीरो क्लिक अटैक स्पाईवेयर का मतलब है कि हमें बिना गलती किए भी हमारी, जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्पाईवेयर हमारे सिस्टम में कब घुसता है, जब हम किसी अननोन लिंक पे क्लिक कर देते हैं, कुछ अननोन डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा कि आप बिना कुछ गलती किए भी, बिना कोई अननोन लिंक पे क्लिक किए भी, जीरो क्लिक के बावजूद भी अटैक हो सकता है। सो दैट इज़ हाउ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन मिस्टेक ऑल्सो पेगासस कैन इंटर इनटू आवर कंप्यूटर और लैपटॉप्स। पेगासस रो या पेगासस कंट्रोवर्सी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि दुनिया के लगभग 17 बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि दुनिया भर में कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके फ़ोन को पेगासस नाम के स्पाईवेयर से बग कर दिया गया है। कम से कम इंडिया में भी 300 इस तरह के लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग माना जा रहा था एज़ पर दिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय दीज मीडिया हाउसेस कि जिनका फ़ोन पेगासस स्पाईवेयर से बग किया गया है। तो जैसे कि इमिनेंट पर्सनालिटीज़ लाइक राहुल गांधी या आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद पटेल, अशोक लवासा, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन, इन सब के
माना जा रहा था एज पर दिस रिपोर्ट कि फ़ोन को बग किया गया है विथ पेगासस स्पाईवेयर और उससे डेटा चुराया गया है। नेचुरली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है, क्योंकि एक तो हमारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटा चुराया जा रहा है, सो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा कंसर्न ये इसलिए है क्योंकि इजराइल की फर्म NSO ग्रुप जिसने ये स्पाईवेयर बनाया है, उसने साफ साफ कहा कि वो ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी गवर्नमेंट्स को ही देते हैं, किसी प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं देते वो। तो अब ये और भी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है, क्योंकि अगर आप देखिए तो अब अगर हमारे देश के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का डेटा चुराया गया है तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारी सरकार ने चुराया है, ऐसा आर्टिकल्स में एनालाइज करके बताया गया, क्योंकि NSO तो कहता है कि हम सिर्फ सरकारों को देते हैं। तो या तो हमारी सरकार ने इस NSO वाली पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है हमारे ही लोगों के ऊपर, हमारे ही सिटीजन्स के ऊपर, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ वाली बात है। इट्स लाइक डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अपोजिशन लीडर का आप डेटा चुरा रहे हैं। अगर इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल केस, बीइंग अ गवर्नमेंट यू गॉट अ स्पाईवेयर and then you are spying on the opposition leader, so it is death of democracy, against the idea of democracy। और अगर हमारी सरकार ने नहीं लिया है, किसी और सरकार ने, चाइना ने या पाकिस्तान ने मान लीजिए हाइपोथेटिकली हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स का मामला है। दोनों ही केस में हमारी सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। द गवर्नमेंट, इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ज़रा देखते हैं कि क्या भारत में प्रावधान है, भारत सरकार के पास ऐसे क्या पावर्स हैं जिसमें वो भारत के लोगों से रिलेटेड डेटा को वो ट्रैक कर सकते हैं। इसको लेकर के क्या प्रावधान है, मतलब अगर भारत सरकार ने डेटा लिया है तो क्या इसके लिए कोई कानून है या नहीं है, वो ज़रा देखते हैं। तो देखिए, सेक्शन 5 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट ऑफ 2000 अलाउड सर्विलेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट ओनली इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर इतने सारे लोगों का डेटा लिया गया है तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी का तो कोई खास मामला था नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर सरकार ने ये डेटा ट्रैक किए हैं और लिए हैं तो फिर इट शुड नॉट बी जस्टिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ, और किसी विदेशी सरकार ने लिए हैं तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। चाहे जो भी कारण हो, मैटर ऑफ कंसर्न तो था ही। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में पेगासस स्पाईवेयर का कैसे इस्तेमाल हुआ है हमारे देश में, उसको स्टडी करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी 3 मेंबर्स की। दिस टेक्निकल कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स वाज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस RV रविंद्रन। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, इसी टेक्निकल कमेटी के रिपोर्ट से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। इस टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 5 मोबाइल फ़ोन्स में मिला है पेगासस का इम्पैक्ट आउट ऑफ द 29 मोबाइल फ़ोन्स दैट वाज एग्जामिन्ड बाय दिस टेक्निकल कमिटी। लेकिन जो भी इम्पैक्ट दिखा है उसके बेसिस पे पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि पेगासस सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड अगेंस्ट इंडियन नेशनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स कुछ इस तरीके के थे। The Supreme Court said that the technical panel appointed by it to probe the unauthorized use of the Pegasus has found some malware in 5 mobile phones out of 29 examined, but it could not be concluded that it was due to Israeli spyware। मतलब कुछ मालवेयर मिले हैं, लेकिन ये बिकॉज ऑफ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस ही था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो अभी तक मौजूदा चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना साहब, उन्होंने ये भी कहा कि इस मौजूदा पेगासस केस की इन्वेस्टिगेशन में सरकार की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला नहीं टेक्निकल टीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो चीफ जस्टिस NV रमन्ना ऑल्सो नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट कोऑपरेट विद द पेगासस प्रोब टीम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अर्थ गंगा and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। तो अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम को 2015 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसका मेन गोल था अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो गंगा नदी
के अंदर पॉल्यूशन को कम करना और उसको रिजुविनेट करना मेन गोल था नमामि गंगे प्रोग्राम का। इस नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दैट वाज स्टार्टेड इन 2011। तो 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर के आई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका मेन गोल था गंगा को नदी को क्लीन करना। उसी के अंतर्गत फिर नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2015 में। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल एंड नेशनल गंगा काउंसिल इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में स्टार्ट हुआ। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली नेशनल गंगा काउंसिल दैट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोग्राम 2015 में। अभी फिर 2019 में नेशनल गंगा काउंसिल की एक मीटिंग के दौरान इन कानपुर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें नमामि गंगे प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपग्रेड करके अर्थ गंगा प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अर्थ गंगा प्रोग्राम का सरल सा मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स बैंक्स फॉर मोर एंड मोर इकोनॉमिक आउटपुट। तो जो मेन अंतर होता है, देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन नमामि गंगा एंड अर्थ गंगा। नमामि गंगा सिर्फ और सिर्फ गंगा की सफाई पे, क्लीनिंग पे फोकस कर रहा था, इन्वायरमेंटल डायमेंशन पे फोकस कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना हम लोग गंगा नदी का इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट तो करें ही करें, साथ ही साथ गंगा नदी को लोगों के लाइवलीहुड का एक इम्पॉर्टेंट जरिया बनाएं, गंगा नदी के इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी हम रियलाइज़ करने पे फोकस करें। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस ना करें, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस ना करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करें, गंगा नदी को लोगों के इकोनॉमिक सोर्सेज का जरिया बनाएं, दैट टू इन अ सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली सिक्योर्ड मैनर। तो नमामि गंगे इज़ फोकसिंग ओनली ऑन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ गंगा, ये अभी तक कॉन्सेप्ट है, कोई इसका फॉर्मल स्ट्रक्चरिंग नहीं है अर्थ गंगा का। द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ गंगा सेज कि गंगा शुड बी इन्वायरमेंटली कंजर्व्ड, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी इकोनॉमिकली यूटिलाइज्ड। क्या क्या इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन हो सकता है? तो मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जा सकते हैं, पोर्ट के, रिवर पोर्ट्स, बस स्टैंड, रेलवे ये स्टॉप्स बनाए जा सकते हैं, स्टेशंस, ताकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो सकती है, रिवर की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, तो इंटर मॉडल टर्मिनल्स, फ्लोटिंग टर्मिनल्स, रो टर्मिनल्स, रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल जिसको कहते हैं। तो इससे आसपास के लोगों के लिए रोजगार के मौके क्रिएट हों। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ गंगा। अर्थ गंगा की बातचीत हाल फिलहाल में कैसे निकली, करंट इशू क्या है? तो अशोक कुमार साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ही वाज स्पीकिंग एट स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022। उसी दौरान उन्होंने अर्थ गंगा के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया। अब ये आपको याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बता दिया कि करंट कंटेक्स्ट में न्यूज़ में क्यों था। ये स्टॉकहोम वाटर वीक 2022 कैसे होता है, क्यों मनाया जाता है, वो भी ज़रा देखो। 1991 से ही ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ये हर साल एक वीक के लिए स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक मनाती है ताकि दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रिगार्डिंग वाटर इशूज़। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट APEDA एक्सपोर्ट ऑफ Assam GI प्रोडक्ट्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो APEDA, सबसे पहले क्या है APEDA ये ज़रा समझते हैं। APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो बॉडी है APEDA, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1985 एज पर दिस लॉ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। APEDA का मेन काम है कि हमारे देश से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करे ताकि हमारी फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग को वो इंक्रीज कर सके। सो APEDA created as per this APEDA Act of 1985 working under Ministry of Commerce and Industry with main responsibility of promoting export of products like fruits, vegetables, meat, poultry, cereals, etc. APEDA ने आसाम
के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है हाल फिलहाल में। खासकर आसाम बेस्ड जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करके हमें फॉरेन अर्निंग करने में मदद की है। फॉर एग्जांपल फोकस हैज़ बीन ऑन एक्सपोर्टिंग कार्बी एंगलोंग जिंजर, आसाम लेमन, जोहा राइस। तो ये जो करंट आर्टिकल इट इज़ एसोसिएटेड विथ जोहा राइस। अपेडा फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ आसाम जोहा राइस टू दुबई एंड यूएई। तो जोहा राइस के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। एक नॉन बासमती टाइप राइस है, सेंटेड राइस है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मेल होता है इसमें, विच कम्स अंडर सॉली राइस विच इज़ अ विंटर राइस। तो जोहा राइस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम विंटर राइस। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जोहा राइस के बारे में याद रखना है कि इट हैज़ गॉट जीआई टैग फ्रॉम आसाम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। थांका पेंटिंग, you know it is associated with states like Sikkim and Arunachal, so first statement is wrong and it does not involve Lord Vishnu, it involves Buddha's life, so the both statements are wrong. And Chernobyl is not located in Belarus, it is in Ukraine, और इसमें यूरेनियम 235 नहीं था, प्लूटोनियम 241 था, so both statements are again wrong. And deposit insurance credit guarantee, deposit up to rupees 5 lakh insured under this scheme, that is right. The cost of the premium is paid by the bank to the deposit insurance credit guarantee corporation which is passed to the customers. यहाँ जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाता है। The cost is not passed to the customers, cost is completely borne by the bank. That is how only the first statement is correct. Tomato fever, it's a viral fever, absolutely right, and mainly affects children below the age of 5 years. Both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.